हाय देयर, ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 6th लेसन है। इसके अंदर आपको थीम नंबर 6 करवाई जाएगी, मेन पॉइंट्स कवर किए जाएंगे और ये हाईलाइटेड थीम भी आपसे शेयर की जाएगी। तो ये पूरी थीम एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के बारे में है। सो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है क्या? जब कोई एक कारोबार, एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है और वो प्रोसेस एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है। और जाहिर बात है ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जो कि आसान नहीं होता। एक इंडिविजुअल इंटरेस्टेड होता है, जाहिर बात है जब उसको आइडिया होता है कि वो अपना बॉस बनेगा, वो खुद अपना बॉस बनेगा, तो वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है। लेकिन जाहिर बात है उसको एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले एक सबसे पहले ये डिसीजन लिया जाता है कि एंटरप्रेन्योर बनना है। और उसके बाद जो है जाहिर बात है जब ये डिसीजन ले लिया उसके बाद डेवलप किया जाता है बिजनेस आइडिया को, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिजनेस वेंचर के अंदर। और जब वेंचर स्टैब्लिश हो जाता है तो मैनेज और ग्रो होता है। सो अब है ट्रेड्स जो मदद करते हैं एंटरप्रेन्योर की एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के अंदर। सो नॉलेज और इंस्पायरेशन अगर है, ये वाले ट्रेड मदद करते हैं आइडिया जनरेशन में। इसके अलावा ड्रीम, डिज़ायर, क्रिएटिविटी ये मदद करता है वेंचर डेवलपमेंट में। और इसके अलावा डिटर्मिनेशन होना, लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो डरे नहीं अर्ली जो फेलियर्स आ रहे हैं उससे। और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये तमाम चीज़ें जो है मदद करती हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशंस के अंदर। और लीडरशिप और नेटवर्किंग मदद करती है सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के अंदर। सो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को अल्टरनेटिवली डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ स्टेजेस एंड इवेंट्स दैट फॉलो वन अनदर, यानी कि ये जो है क्या है, सेट है स्टेजेस का और इवेंट्स का जो फॉलो करते हैं एक दूसरे को। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के जो स्टेजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आइडिया है या फिर कॉन्सेप्शन है बिजनेस का आइडिया या कॉन्सेप्ट, और उसके बाद है इवेंट जो कि ट्रिगर करता है ऑपरेशन को, और उसके बाद है फिर इम्प्लीमेंटेशन और ग्रोथ। आइडेंटिफाइंग एंड रिकग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी गई है वो है फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट अ नीड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस। यानी कि ये जो एक फेवरेबल सेट है सर्कमस्टांसेस का जो क्रिएट करता है नीड नई प्रोडक्ट के लिए, सर्विस या फिर बिजनेस के लिए। सो असल में इसका मतलब ये होता है कि यानी कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसका मतलब है कि कंज्यूमर की नीड या वांट जो कि फुलफिल की जा सके नए बिजनेस से। सो सक्सेसफुल बनने के लिए एंटरप्रेन्योर को इनोवेट करना चाहिए, सर्च करना चाहिए नई अपॉर्चुनिटीज़। यूजुअली जो वेंचर्स होते हैं वो दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड वेंचर या फिर इंटरनली स्टिमुलेटेड वेंचर। एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड में क्या होता है कि लोग जो है वो अपनी कंपनी पहले बनाते हैं और उसके बाद डील करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट में। इंटरनल स्टिमुलेट में आपके पास जो है वो आइडिया हो सकता है और आपकी अपनी नीड से जो है वो आइडिया क्रिएट हो सकता है। सो डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन में वो आइडेंटिफाई करना होता है कि जो बिज़नेस है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आइडिया है, वो सिर्फ जो है एक डिफरेंट वर्जन नहीं है जो ऑलरेडी चीज़ मौजूद है, यानी कि जो ऑलरेडी चीज़ मौजूद है वो उसका डिफरेंट वर्जन तो नहीं है। और मेजर मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर करते हैं वो ये करते हैं कि पिक करते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जिसके बारे में वो एक्साइटेड होते हैं और पैशनेट होते हैं, और उसके अराउंड जो बिज़नेस मॉडल जो है वो उसके बिल्ड कर लेते हैं बिज़नेस उसी मॉडल के अराउंड। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ रिमेंबर याद रखने की है वो ये कि आइडेंटिफाई किया जाए और रिकग्नाइज किया जाए एक अपॉर्चुनिटी को, और बिल्ड की जाए प्रोडक्ट जिसकी डिमांड करे कस्टमर। यानी कि अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट वो बनाई जाए जो कस्टमर ख़रीदना चाहता है, ना कि वो जो एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है और बेचना चाहता है। यानी कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एंटरप्रेन्योर ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट ना बनाए, बल्कि कस्टमर की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर बात है कस्टमर नहीं खरीदेगा। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की 4 क्वालिटीज़ होती हैं। पहली चीज़ ये कि वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। ड्यूरेबल की अगर हम मिसाल लें तो जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसी अनाउंसमेंट देखने में भी आती है कि हेलमेट्स जो है वो कंपलसरी हो गया है राइड्स के लिए। बाइक्स पे जो जाहिर बात है सवारी कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी हो गया है हेलमेट। लेकिन जाहिर बात है इस तरह के डिसीजन टेम्परेरी होते हैं, तो ये जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है ये भी टेम्परेरी होती है, कोई ड्यूरेबल नहीं होती। सो ड्यूरेबल होनी चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो कि कई वक्त कई देर तक रहे, और उसको टाइमलीनेस हो, यानी अवेल किया जाए अपॉर्चुनिटी को टाइम पे, और वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए। सो
अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो, अब है अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो। इसका मतलब क्या होता है कि वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पर एक कंपनी मार्केट के अंदर इंटर हो सकती है। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो जो है एक नई प्रोडक्ट के लिए तब ओपन होती है जब मार्केट जो है नई प्रोडक्ट के लिए इस्टेब्लिश हो जाती है। जब मार्केट इस्टेब्लिश होती है और ग्रो होती है तो एक फर्म जो है वो इंटर हो सकती है और जाहिर बात है एक प्रॉफिटेबल पोजीशन पे भी जा सकती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि सैचुरेशन हो जाती है और मार्केट मैच्योर हो जाती है, उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती है और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद, यानी कि एक दरवाज़ा जो है वो एक विंडो जो है बंद हो जाती है अपॉर्चुनिटी की। डिफरेंस बिटवीन एन आइडिया एंड एन अपॉर्चुनिटी, आइडिया और अपॉर्चुनिटी के दरमियान फ़र्क है, दोनों सेम नहीं है। सो आइडिया क्या है? समथिंग इमेजिन्ड और पिक्चर इन द माइंड, यानी कि कोई भी चीज़ जो इमेजिन है या फिर दिमाग में एक पिक्चर है उसको आइडिया कहा जाता है। सो आइडिया जो है वो माइंड के अंदर होता है, ये एक थॉट हो सकती है, एक इंसान की सोच हो सकती है, जाहिर बात है। सो आइडिया जो है जाहिर बात है क्राइटेरिया जो है वो पूरा कर भी सकता है अपॉर्चुनिटी की और नहीं भी कर सकता। सो अपॉर्चुनिटी के अंदर 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए और वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो ये 4 क्वालिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी के अंदर होनी चाहिए। दी अपॉर्चुनिटी सोर्सेस, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है? सो एक एंटरप्रेन्योर को ऑब्जर्व करना चाहिए रिसेंट ट्रेंड्स को, जो भी रिसेंट ट्रेंड्स हैं उससे अपॉर्चुनिटी आती है। सो कुछ रिसेंट ट्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। पहला है ग्रीन ट्रेंड, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, क्योंकि इंसानों ने एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। जब इन्वेंशंस हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो इंसानों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया एनवायरनमेंट को, लेकिन अब जो है वो काफ़ी जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए कि जो फोकस किया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट हो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। उसके बाद है फिर क्लीन एनर्जी। अब क्लीन एनर्जी का भी ट्रेंड है, ये भी उसी से थोड़ा रिलेटेड है, जिसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है पावर को इस तरीके से ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। सो इंसान जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है सन से, एयर से, वाटर से, उसके ज़रिए जो है वो एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सोलर के ज़रिए जो है वो एनर्जी जो है वो पैदा की जा रही है। उसके बाद है फिर ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन ट्रेंड, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल, बगैर किसी केमिकल वगैरह के। ऐसी चीज़ें खाने के अंदर भी और इस्तेमाल करने में भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल लोग करना चाहते हैं जो नेचुरल हो, जो कि जिसके ऊपर केमिकल वगैरह का इस्तेमाल ना किया गया हो। और फिटनेस एंड हेल्थ ट्रेंड भी है, लोग जो है वो फिट रहना चाहते हैं, हेल्थी दिखना चाहते हैं। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग ट्रेंड भी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग करते हैं और आप में से कई लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे। और ट्रैवलिंग और एडवेंचर का ट्रेंड है, जिसके अंदर व्लॉगर्स और वर्चुअल कम्युनिटीज़ हैं, और ना सिर्फ ये लोगों का शौक़ है बल्कि एक प्रोफेशन बन चुका है ये। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तरफ ये प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन दूसरी तरफ ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से यहाँ पे मकान जो है, घर जो है वो बेतरतीबी से बने हुए हैं, सो हाउसिंग स्कीम्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अक्सर आप एड्स देखते होंगे, हाउसिंग स्कीम के एड्स आते हैं जिसके अंदर वो घर दिखाते हैं, एक जैसे तमाम घर बने होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी ये चीज़ पहले से मौजूद है कि वहाँ पे जो घर बने होते हैं सारे घर तकरीबन एक जैसे होते हैं। सो अब पाकिस्तान में भी हाउसिंग स्कीम्स इस तरह की प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं जहाँ पे तमाम घर जो है वो एक जैसे बने होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा है कि यहाँ पे जो घर बने होते हैं वो बेतरतीबी से बने होते हैं, तो वो इस तरह की स्कीम्स लेकर आते हैं। सो इसी तरह और भी कई दूसरी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, लेकिन वो असल में अपॉर्चुनिटी भी है एंटरप्रेन्योर के लिए। सो सबसे पहले है डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर जो है पॉपुलेशन का, इसका ये भी मतलब होता है कि पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। इसके अंदर एज, जेंडर, इनकम, एथनिसिटी, रिलीजन, प्रोफेशन और लेवल ऑफ एजुकेशन जो है एक पॉपुलेशन का वो शामिल होता है इसमें। सो एज जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि जब लोगों को टारगेट किया जाता है तो उनकी एज देखी जाती है। सो डिफरेंट एज के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं बेबी बूमर्स। ये वो लोग हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो बेबी बूमर्स में आ जाते हैं, 1946 से लेकर 1964 तक के दरमियान। उसके बाद जनरेशन एक्स आ जाती है 65 से 1980 के दरमियान। उसके बाद मिलीनियल आ जाते हैं 1980 से 2000 तक के दरमियान।
और फिर उसके बाद पोस्ट मिलीनियल आ जाते हैं, यानी कि 2000 के बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो मिलीनियल्स में आ जाते हैं, सॉरी पोस्ट मिलीनियल्स में आ जाते हैं। सो मिलीनियल्स को जनरेशन वाई के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ जो ट्रेड्स हैं मिलीनियल्स के या फिर वाई जनरेशन के वो है बाइंग पावर और जो इन्फ्लुएंस है ओल्डर जनरेशन के ऊपर वो, और सपोर्ट कॉज है। इसके अलावा ग्लोबल शेयर्ड वैल्यूज़ है, मीडिया सोशल मीडिया लवर हैं, वर्चुअल कम्युनिटीज़ का हिस्सा हैं, और अर्ली अडॉप्टर है टेक्नोलॉजी के, ट्रैवल और एडवेंचर है, और नए ट्रेंड्स अडॉप्ट करना। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को कंसिडर करना चाहिए डेमोग्राफिक्स के हवाले से, जैसे कि वर्किंग कपल्स हैं जो मिलके काम करते हैं, सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट से मुराद ये कि फादर या मदर में से कोई एक है बच्चों के साथ, वो सिंगल पेरेंट कहलाया जाएगा, और रीजन एंड एथनिक ग्रुप्स हैं, और डाइवर्सिटी है वर्कफोर्स की, यानी कि मिक्स लोग हैं वर्कफोर्स के अंदर, मिक्स लोग काम कर रहे हैं, एक ही तरह के लोग काम नहीं कर रहे, एक ही इलाके के लोग नहीं है, एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं है, एक ही कलर के लोग नहीं है, एक ही नस्ल के लोग नहीं है। सो उसको डाइवर्सिटी कहा जाएगा। सो आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर की जो प्रेजेंस है उसको हम कहते हैं डिजिटल आइडेंटिटी। और जाहिर बात है एक बिज़नेस की डिजिटल प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी होती है, और कस्टमर तक भी पहुंचा जा सकता है। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल प्रेजेंस के, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, ये तमाम जो है वो प्लेटफॉर्म है। सो उसके बाद है फिर इकोनॉमिक फोर्सेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफिकेशन के अंदर, और ये इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अंडरस्टैंड करे कि किस तरह की इकोनॉमी के अंदर वो जाहिर बात है ऑपरेट करने वाला, स्टार्ट करने वाला है अपना बिजनेस, क्योंकि इकोनॉमीज़ एक तरह की नहीं होती, हर कंट्री में आपको थोड़ी डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम दिखाई देगा। सो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर जिसको प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, उनको कंट्रोल और जो डायरेक्शन होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी करती है, जो कि गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की। सो गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ होता है, गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को, और गवर्नमेंट ही प्राइस भी सेट करती है। और आज के दौर में बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन फॉलो किया जाता है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर फ्री मार्केट जिसको कहा जाता है, कैपिटलिज्म भी इसको कहते हैं। इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो रेगुलेट करती है मार्केट को, ना कि गवर्नमेंट की जगह डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे करना है और कितनी क्वांटिटी करनी है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होते हैं, प्राइवेट फर्म्स के हाथों में होते हैं, और वो फ्री होते हैं। जाहिर बात है बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट जाहिर बात है उनको कंट्रोल नहीं कर रही होती, और इसमें जाहिर बात है कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, और जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी होती है। जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जाहिर बात है रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, सो कंपटीशन की वजह से उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जाहिर बात है बहुत कम होती है इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। और ये इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल अपोजिट होता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम का। उसके बाद आखिर में आ जाता है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो है कॉम्बिनेशन है दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम का, मिक्स्ड है जाहिर बात है, तो इसके अंदर फ्री इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों का एलिमेंट शामिल है। इसके अंदर मार्केट वैसे तो फ्री होती है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी कर रही होती है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जाहिर बात है कुछ ये हैं आपके सामने। को एग्जिस्टेंस होती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, यानी कि दोनों सेक्टर यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है जाहिर बात है मिक्स इकोनॉमी है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर भी मौजूद है और प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है। उसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव। एक तरफ प्राइस सिस्टम का भी रोल है, गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्शंस हैं वो भी है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी है, और कंट्रोल भी होता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि बराबरी जो है करने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर कमी लाई जाती है जो इनइक्वालिटी होती है।
और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी ये भी होती है। यानी कि गवर्नमेंट का भी रोल है एक तरफ, और एक तरफ जो है जारी बात है जो प्राइवेट इदारे होते हैं उनका भी अपना रोल होता है। और आज के दौर के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर अगर हम कहें तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम ही फॉलो हो रहा है। अगर कुछ कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को फॉलो कर भी रहे हैं तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट का रोल होता है। जैसे यूएस के अंदर वैसे तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट का रोल है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का वहाँ रोल नहीं है। तो इसी वजह से यूएस की इकोनॉमी वैसे तो कैपिटलिज्म है, लेकिन कुछ हद तक वो भी मिक्स इकोनॉमी है। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को जारी बात है उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, और जीडीपी पर कैपिटा, और जीडीपी पर कैपिटा, पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोज़गारी जो है उसका जो रेट है, और इन्फ्लेशन रेट महंगाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई जिसको कहते हैं, फूड इन्फ्लेशन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट है, सेल्स टैक्स रेट है। ये एंटरप्रेन्योर जो है वो ये इंडिकेटर जो है एंटरप्रेन्योर को बताते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। इन तमाम इंडिकेटर्स को देखने से एक एंटरप्रेन्योर को पता चलता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन का, और इससे पता चलता है कि वक्त पे किस तरीके से डिसीजन लेना है, मदद मिलती है। इन इंडिकेटर से वक्त पे डिसीजन लेने में मदद मिलती है एक एंटरप्रेन्योर को। और ये भी जारी बात है कि एंटरप्रेन्योर को पता चलेगा कि जारी बात है इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है किसी भी कंट्री की, तो उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट ऑफर करेगा। अब जहाँ पर परचेजिंग पावर कम है लोगों की, तो वहाँ पर जारी बात है लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान की ही अगर हम एग्जांपल लें तो जारी बात है यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ऑफर की जाएंगी। नाउ दी टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और आज के दौर में जारी बात है टेक्नोलॉजी के अंदर जितना तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, कुछ टर्म्स भी नई टर्म्स देखने में आ रही हैं, जैसे कि बिग डेटा की टर्म देखने में आ रही है, और इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, 5G एंड 6G। 5G के बारे में तो आपको पता ही होगा, कुछ कंपनीज ने अब 6G के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है, ब्लॉकचेन है, इसके अलावा डिजिटल प्राइवेसी भी आज के दौर का, ई गवर्नेंस है, वर्चुअल स्पेस है, और नेटवर्किंग है। नाउ दिस सोशल इनोवेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो प्रोसेस जिसके ज़रिए डेवलप किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है नया इफ़ेक्टिव सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए सोशल या एनवायरमेंटल इशू को। वी वांट टू सॉल्व सोसाइटी प्रॉब्लम। जनरली तौर पे एनजीओज रिस्पॉन्सिबल होती हैं सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, और बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया जाता है कि वो प्रॉफिट जो है अपना जनरेट करे। लेकिन एनजीओज जो है जाहिर बात है वो डोनेशन के ऊपर चलती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। इसी तरह से इसी वजह से सोशल इनोवेशन का जो आइडिया है वो इमर्ज हुआ, और उसके मुताबिक बिज़नेस को डोनेशन करने के बजाय एनजीओज़ को डोनेशन देने की जगह ख़ुद जो है बिज़नेस आइडिया लेकर आना चाहिए, ताकि उससे एक तरफ सोशल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और दूसरी तरफ प्रॉफिट भी जनरेट हो फर्म के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक बिज़नेस जो है, एक फ़र्म जो है वो मेडिसिन बनाती है किसी एक बीमारी के लिए, और तो उससे क्या होगा, एक तरफ तो सोसाइटल प्रॉब्लम उससे हल होगा, बीमारी का इलाज हो पाएगा, और दूसरी तरफ वो जो है जारी बात है उससे प्रॉफिट भी जनरेट होगा, तो उससे दोनों चीज़ें होंगी। कुछ फीचर्स हैं सोशल इनोवेशन के। पहली चीज़ ये है कि सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वो क्रिएट करते हैं बिज़नेस आइडियाज़। दूसरी चीज़ ये कि सोशल इनोवेशन जो है वो बिज़नेस एजेंडा भी हो सकता है और बिज़नेस स्ट्रेटजी भी, और प्रोडक्ट जिसको डिज़ाइन किया जा रहा होता है वो बिज़नेस की कोर कैपेबिलिटी भी हो सकती है। और जब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है प्रोडक्ट से, बिज़नेस और सोसाइटी दोनों सस्टेन करती हैं। अब है सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रिकग्नाइज़ करते हैं सोसाइटी की एक प्रॉब्लम को, अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल का इस्तेमाल करते हैं और क्रिएट करते हैं एक प्रोग्राम, बिजनेस या फिर प्रोसेस, ताकि सोल्यूशन को फाइंड कर सकें। ये प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी जो है वो देखते हैं। ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं और एफर्ट अपनी देते हैं ताकि पॉजिटिव चेंज ला सकें सोसाइटी में। सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये लोग रिस्क भी लेते हैं और एफर्ट भी लगाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो जैसे कि एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की गई जिसने
डीफ और डम लोगों की जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया। उस एप्लीकेशन की मदद से वो कम्युनिकेट कर पाए लोगों के साथ। सो ये जो एक एग्जांपल है, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल है। इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं लोगों की मदद करने के लिए, सो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल है। नाउ द गैप जो है वो ज़रूरी होता है नई प्रोडक्ट को लाने के लिए मार्केट के अंदर। गैप तब होता है, जाहिर बात है, जब किसी चीज़ की कमी होती है। सो मार्केट के अंदर गैप होता है जब प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है। एक प्रोडक्ट की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं है। सो आइडिया जो होता है, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो ये कि बिल्कुल नया है, ओरिजिनल है। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट की गई है। तीसरा ये कि चीज़ वही है लेकिन नई मार्केट को ढूंढा जा रहा है। सो मार्केट के अंदर गैप मालूम करने के लिए ज़रूरी होता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो मार्केट रिसर्च करे, और मार्केट रिसर्च करने के लिए और मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए और उसके साइज़ को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक मार्केट को, एक ख़ास मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। और मार्केट रिसर्च के अंदर मार्केट इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री एनालिसिस शामिल होता है। और बिज़नेस करने का जो इंटेग्रल पार्ट है वो ये है कि कॉम्पिटिटर्स और जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर नज़र रखी जाए, जिसको मार्केट इंटेलिजेंस का भी नाम दिया गया है, या कह सकते हैं उसको मार्केट इंटेलिजेंस। सो इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है? एक मार्केटिंग प्रोसेस है जो कि स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है मार्केट पोटेंशियल के बारे में। ये एक मार्केट असेसमेंट टूल है। मार्केट को असेस किया जाता है, इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है, और इससे एक आइडिया मिलता है कि एक ख़ास इंडस्ट्री जो है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो कैसे वर्क करती है और कितनी कॉम्प्लेक्स है वो। सो पीटर ने 5 फोर्सेस दी जो कि इम्पैक्ट करती हैं इंडस्ट्री को। सो पीटर के मुताबिक 5 फोर्सेस हैं जो कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, इंडस्ट्री के ऊपर असर डाल रही होती हैं। वो 5 फोर्सेस क्या क्या हैं? कंपटीशन की कंडीशन क्या है, किस हद तक कंपटीशन है वहाँ पर, और सप्लायर्स की पावर, जो सप्लायर्स होते हैं जो माल सप्लाई करते हैं उनकी पावर, और इसके अलावा लाइकलीहुड ऑफ न्यू इंट्रेंट, एक तरह से नए कॉम्पिटिटर का दाखिल होना, और थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट से मुराद मुतबादिल प्रोडक्ट होती है जो कि एक की जगह दूसरी इस्तेमाल की जाती है, तो जाहिर बात है उसका भी थ्रेट होता है, खतरा होता है। और पावर ऑफ कस्टमर्स, जाहिर बात है चीज़ें खरीदते हैं तो उनकी पावर होती है। टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन। सो आइडिया जनरेशन जो है वो बेसिक पार्ट है, बुनियादी हिस्सा है किसी भी बिजनेस वेंचर का। सो कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है आइडिया को जनरेट करने के लिए, और उन्हीं में से कुछ टेक्निक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं। जैसे कि पहली टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो एक ग्रुप टेक्निक है आइडिया को जनरेट करने के लिए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो है वो यूजुअली तौर पे एक फैसिलिटेटर या मॉडरेटर जो है वो कंट्रोल करता है डिस्कशन को। पार्टिसिपेंट से टिपिकली जो है वो पूछा जाता है कि वो डिस्कस करें एक प्रोडक्ट या प्रॉब्लम को, और डिटेल में करें और हर एंगल से करें। जितने ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, उतना ज़्यादा डिस्कशन को हेल्थी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करना होते हैं। और मेंबर जो है वो डिस्कशन के जो मेंबर होते हैं वो हेड भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंज्यूमर भी हो सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ रूल को फॉलो किए जाते हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, क्रिटिसाइज़ नहीं करता आइडिया, चाहे जैसा भी अजीब लगे, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं की जाती। स्पेशली बिगनिंग के अंदर तमाम आइडियाज़ को, वाइल्ड आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, और ये इसी वजह से होता है कि इसमें क्वांटिटी चाहिए होती है। जितने ज़्यादा आइडियाज़ हो उतना ज़्यादा बेटर हो, इसी वजह से किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होता है, यानी कि यूनिक आइडिया लेकर आया जाए। और इसके अलावा फिर क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है आइडियाज़ को ताकि इम्प्रूवमेंट लाया जा सके और प्रोड्यूस किया जा सके नए आइडियाज़ को। कभी कभी रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर दी जाती है, जिसके अंदर आइडियाज़ के बाद आइडियाज़ जब आ गए तो उनके ऊपर फिर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब आइडियाज़ तमाम आ गए उसके बाद फिर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो उसको रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और ब्रेन राइटिंग भी होती है जिसमें आइडियाज़ को लिखा जाता है। उसके बाद है फिर प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए नए आइडियाज़ को और सॉल्यूशंस को हासिल किया जाता है प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हुए। और उसके बाद है फिर माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग जो है एक ग्राफिकल तरीका है आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि ग्राफिकली जो है वो आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है।
लाइब्रेरीज जो है वो मोस्ट अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रीडिंग करते हैं और कई सारे लोग रीडिंग करना भी नहीं चाहते, जबकि कहा जाता है रीडर्स आर लीडर्स। और प्रैक्टिकली भी यही बात है। दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि साल में कई सारी किताबें जो वो रीड कर लेते हैं, और बुक्स रीड करने से उनको कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलते। सो लाइब्रेरी में कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आइडियाज़ मिल सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैगजीन्स हैं, ट्रेड जर्नल्स हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, डेटाबेसेस हैं और मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स हैं। अब ये तमाम चीज़ें इंटरनेट पे भी मिल सकती हैं, आप सोचेंगे, और ज़ाहिर बातें मिल भी जाती हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स होती है, तो काफ़ी मुश्किल होता है इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को सर्च करना भी कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्च इंजन अभी भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको सर्च करें जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो हम सर्च करना चाह रहे होते हैं। सो इंटरनेट ज़ाहिर बात है एक अच्छी सोर्स इंफॉर्मेशन के लिए, आइडियाज़ के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है आप आइडियाज़ अगर लेना चाहते हैं तो, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन वगैरह, यहाँ पर आपने एंटरप्रेन्योर को देखना है जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, उनको देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उससे आपको मदद मिलेगी आइडियाज़ के लिए, आइडियाज़ मिलने में। सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले इंटरनेट के ऊपर उसको चेक ज़रूर करें, दूसरी जगह से उसको चेक किया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक भी है या नहीं है। इसके अलावा सर्च इंजन से भी ज़ाहिर बात है आइडियाज़ मिल सकते हैं, सर्च इंजन पे सर्च किया जाए। और इसके अलावा ऑथेंटिक मैगजीन्स और जर्नल्स, कुछ साइट ऐसी होती हैं जो कि ऑथेंटिक मैगजीन्स और जर्नल्स वहाँ पे होते हैं और वो सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन लेके एक्सेस मिल जाता है ऑथेंटिक मैगजीन्स और जर्नल तक। उसके बाद है फिर इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर भी एक बहुत अच्छी सोर्स है न्यू आइडिया जनरेशन के लिए। सो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को विज़िट करना चाहिए जितने भी लोकल इंक्यूबेशन सेंटर हैं, और उनकी वेबसाइट को भी विज़िट करना चाहिए। और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो उनकी तो वेबसाइट को लाजमी विज़िट करना चाहिए। उससे जो है वो एक आइडिया मिलता है इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में कि कौन से आइडियाज़ पॉपुलर हैं आजकल और कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो इन डिमांड है। फ्रेंड्स एंड फैमिली भी सोर्स हो सकती है आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। इंसान के जहन में जब भी कोई आइडिया आता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि अपने फ्रेंड या फैमिली से डिस्कस किया जाए। सो फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर जो होते हैं ये ज़ाहिर बात है अच्छे लिसनर भी होते हैं और ऑनेस्ट एडवाइज़र भी होते हैं, और अगर ये सीनियर हैं तो ज़ाहिर बात है इनके एक्सपीरियंस से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और ये ऑनेस्ट एडवाइस दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर। और यही नहीं बल्कि ये इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आपके बिज़नेस में और आपके पार्टनर भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी कैपेसिटी को भी जानते हैं, ज़ाहिर बात है उनको अंदाज़ा है कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, इन तमाम चीज़ों का भी उनको अंदाज़ा होता है। लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली में एक बड़ा इशू ये भी आ सकता है कि आप डिस्करेज भी हो सकते हैं, कभी कभी डिस्करेज भी कर सकते हैं। और स्पेशली ऐसी फैमिलीज़ जहाँ बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे काफ़ी सारी डिस्करेजमेंट भी हो सकती है, और वो ये भी मशवरा दे सकते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की जगह जॉब कर लें, जो कि देखने में आता है अक्सर जहाँ पर ज़ाहिर बात है बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं होता जिन फैमिलीज़ का वहाँ पर। सो उससे ज़ाहिर बात है काफ़ी एक डिस्करेजमेंट मिलती है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को। उसके अलावा एक दूसरी सोर्स ये है आइडिया की, वो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो होते हैं वहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है। एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हेल्प कर सकता है एंटरप्रेन्योर की राइट डिसीजन एट राइट टाइम, सही वक्त पे सही डिसीजन लेने में। सो एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो लिंक जो है वो बनाना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए एक्चुअली इन एक्सपर्ट्स के साथ, जो है वो नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि फ़ायदा हासिल किया जा सके उनके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से। और इसके अलावा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना बिजनेस आइडियाज़ भी इन एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर ये ऑनेस्ट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका आइडिया चुरा लें।
अगर वो ऑनेस्ट है तो जाहिर बात है इनके साथ आइडियाज़ भी शेयर किया जा सकता है। इंट्यूशन को सिक्स सेंस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एबिलिटी देता है किसी भी चीज़ को जानने की डायरेक्टली बगैर किसी एनालिटिक रीजनिंग के। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं इंट्यूशन के ऊपर या फिर गट फीलिंग में, जबकि दूसरे ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा रिलाई करते हैं स्ट्रेटजिक रीजनिंग के ऊपर। और अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स की, तो ये भी जो है इंट्यूटिव तरह के लोग होते हैं। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंट्यूशन के ऊपर जो है वो रिलाई किया, इंट्यूशन के मुताबिक उन्होंने फैसले लिए और ज़्यादातर जो है उनके फैसले जो है वो सही साबित हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। कुछ डिसीजंस उनके गलत भी थे, क्योंकि अब अगर एंटरप्रेन्योर्स इंट्यूशन के ऊपर अगर डिसीजन लेंगे तो इंट्यूशन की बुनियाद पे डिसीजन लेना भी एक रिस्की डिसीजन होता है बिजनेस वेंचर के लिए। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क टेकर तो होते हैं, लेकिन जाहिर बात है ब्लाइंड रिस्क जो है वो अफेक्ट कर सकता है बिजनेस वेंचर को। एंटरप्रेन्योर को करना क्या चाहिए, जो इंट्यूशन है उसको भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन साथ में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहिए, मार्केट रिसर्च भी करना चाहिए जब भी वो कोई डिसीजन ले उससे पहले। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको थीम नंबर 6 करवाई गई। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।